ठीक है, मैं अब अपनी मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? हाँ जी सर। ठीक है, तो हम क्या सर पढ़ेंगे आज इंडेक्सिंग के बारे में। सर वो अब भी नहीं आया। इंडेक्स हाँ, कोई बात नहीं, उसकी बात टेंशन मतलब वो आ रहा होगा तो मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें, अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है। बट अभी हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग के बारे में, फिर मैं वो दिखाऊंगा तुम्हें। तो इंडेक्सिंग क्या है? कहीं पे भी इंडेक्सिंग या फिर इंडेक्स नाम का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब समझ लो कि वो क्यों यूज हो रहा है। वो इसलिए यूज हो रहा है जिससे कि जब डाटा हम सर्च करें तो हमारे लिए इजी हो, फास्ट हो, परफॉर्मेंस बेटर हो। इसका जो कंसेप्ट लिया गया है वो सिंपल, आप अपनी बुक, कोई भी आपकी किताब होती है सीबीएसई की या कोई भी दुनिया की किताब होती है, पहले पेज पे इंडेक्स होता है हमेशा, राइट? उस इंडेक्स में लिखा होता है कि भाई पहला चैप्टर 20 नंबर से शुरू है, दूसरा चैप्टर 30 पेज नंबर से शुरू है, चौथा चैप्टर 40 पेज नंबर से शुरू है। तो वो इंडेक्स वाला पेज क्यों होता है? वो इसलिए होता है जिससे कि भाई बुक बन तो गई, लेकिन जब किसी को बुक को पढ़ना हो, रीड करना हो, वो इजी हो। क्लियर? इंडेक्सिंग का इस्तेमाल क्यों होता है बुक में? कि जिससे बुक को सर्च करना या पढ़ना आसान हो। उसी तरह से इंडेक्सिंग हर टेक्नोलॉजी में काम आएगी। सीक्वल सर्वर में भी इंडेक्सिंग का फायदा क्या है कि आपने डाटा तो डाल दिया, मान लो आपने 1000, 1 लाख, मतलब 1 लाख क्या 10 लाख डाटा डाल दिया अपनी टेबल में, 10 लाख रोज इंसर्ट कर दी। अब जब आप सर्च करोगे तो अगर कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी तो बहुत टाइम लगेगा सर्च होने में, इसीलिए हम इंडेक्सिंग करते हैं। आपने क्या बोलते हैं अंकुर, आपने पढ़ा हुआ है सी शार्प, तो उसमें हैश टेबल में भी हम इंडेक्सिंग लगाते थे या नहीं लगाते थे? हाँ जी सर। तो उसी तरह से इंडेक्सिंग यहाँ पे भी है। पारस आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कोई उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडेक्सिंग एक बेसिक कंसेप्ट है। पारस आपने किताबें देखी होंगी, कोई सी भी किताब में पहला पेज क्या होगा? इंडेक्स का पेज होता है या नहीं होता? बताओ पारस, अनम्यूट होकर। सर शायद लेफ्ट हो गया पापा। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उसी तरह से इंडेक्सिंग यहाँ पे भी होती है। उसका मेन मतलब क्या है कि भाई सर्चिंग करने में आसानी हो। तो कैसे इंडेक्सिंग होती है? दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स और एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है? ये फिजिकली डाटा को रीअरेंज करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई जो भी आपकी टेबल में डाटा पड़ा हुआ होगा ना, मान लो मेरी टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, आईडी और नेम है, आईडी और नेम, तो मैंने डाल रखा है एक एस, खाली छोटा छोटा लिख देता हूं, तो एम, फिर डाल दिया 10 सी, फिर डाल दिया 8 सी। अगर इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है और मैंने इसके ऊपर क्लस्टर इंडेक्स लगा दिया, तो ये क्या करेगा? आईडी के ऊपर, तो ये फिजिकली रीअरेंज कर देगा, सर 8 को ऊपर पहुंचा देगा। सर ये अल्फाबेटिक भी चलता है। हाँ, अगर आप, डिपेंड करता है आपने किसके ऊपर लगाया है। अगर आपने आईडी कॉलम के ऊपर लगाया है तो इन आईडी के हिसाब से करेगा। अगर नेम के कॉलम के ऊपर लगाया हुआ है तो नेम के हिसाब, मान लो मैंने नेम के ऊपर लगाया, तो नेम के ऊपर लगाया तो सबसे ऊपर सी वाला आ जाएगा, फिर डी वाला, फिर एम वाला, फिर एस वाला। तो ये तो सर किसी एक पे ही लग पाता होगा ना फिर। करेक्ट, ये तुमने सही, बहुत सही ये बात पकड़ी है। तो ये पूरी टेबल में सिर्फ एक कॉलम पे लगता है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्लस्टर इंडेक्स वी कैन पुट इन वन टेबल। तो आप बोलोगे वी कैन ओनली सेट अप वन क्लस्टर इंडेक्स इन वन टेबल। क्यों? अच्छा। क्यों वो पूछेगा, क्यों भाई एक से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ये फिजिकली रीअरेंज करता है डाटा को, और फिजिकली रीअरेंज हम दो तरीके से नहीं कर सकते। अगर जी कोई सर। ऐसा थोड़ा ना बोल सकता है नेम से भी अरेंज कर दो, इससे भी कर दो, तो कहेगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? जी। अच्छा। लेकिन एक और तरीका होता है
कि अगर दोनों से करना है तो कैसे करो। दोनों से अगर करना होगा तो दोनों को मिला के एक की बना लो, इन दोनों को मिला के एक सिंगल की बना लो। तो वो मतलब की तो एक ही लगेगी, क्लस्टर इंडेक्स को बोलते हैं की, कि क्या कौन सी की बना रहे हैं। तो ये इंडेक्स एक ही इंडेक्स बनेगा, चाहे आईडी पे लगा लो, चाहे नेम पे, चाहे दोनों को मिला के लगा लो। तो अगर दोनों को मिला के लगाया तो कैसे लगेगा, आईडी और नेम पे लगाया मान लो हमने, अगर आईडी और नेम पे लगाया है तो पहले आईडी वाला दिखाएगा कि एक सबसे छोटा एक है तो एक एस। तो मान लो यहाँ पे अगर एक और डी भी होता तो एक डी को ऊपर उठा के रख देता। बात समझ रहे हो। हाँ जी सर। अगर दोनों पे मिला के लगाया है तो जो पहले वाला है उसे पहली प्रेफरेंस, जो दूसरे वाला है उसे सेकंड प्रेफरेंस, और फिर अच्छा। दोनों को मिला के काम करेगा वो। ठीक है, हम्म, उसे हम हम्म, बेसिकली कंपोजिट की भी कहते हैं, कंपोजिट की। अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी, पहले एक एक करके क्लस्टर इंडेक्स पढ़ते हैं पहले। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स की भी बेसिक बता देता हूं पहले। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, इट डज नॉट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो क्या है, इट डज नॉट फिजिकली रीअरेंज द डाटा बट इट क्रिएट्स a structure like tree internally to manage indexing। मतलब फिजिकली रीअरेंज नहीं करता, इस टेबल में वो कोई चेंज वेंज नहीं करेगा, वो बिहाइंड द सीन पीछे एक अपनी अलग से टेबल और स्ट्रक्चर बना लेगा, ट्री जैसा स्ट्रक्चर, और उसके बेसिस पे वो इंडेक्सिंग करता है, उसके बेसिस पे फास्ट या स्लो स्पीड करता है। तो ये कितने भी हो सकते हैं, एक टेबल में कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये नहीं कि लाखों नहीं हो सकते। मतलब ये हर सीक्वल सर्वर में नंबर चेंज होते रहते हैं। लास्ट सीक्वल सर्वर में 9 इतने थे कि एक टेबल में मैक्सिमम 999 नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप लगा सकते हो। अभी चेक कर लेते हैं कि लेटेस्ट सीक्वल सर्वर में कितने हैं। हाउ मेनी नॉन क्लस्टर इंडेक्स इन अ टेबल इन सीक्वल सर्वर 2022 में देख लेते हैं। अभी भी 999 है ये देखो। ठीक है, तो मैक्सिमम 999, लेकिन ये फिक्स नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट सीक्वल सर्वर का वर्जन आए तो उसमें बढ़ा भी दें। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब अपनी पुरानी वाली अब चलते हैं उस पे और बना के देखते हैं ना इसे। हेलो सर। हाँ जी पारस। सर एक बार क्लस्टर इंडेक्स एक बार दोबारा समझा देना। हाँ बताता हूँ। वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना बीच में गलती से। हाँ कोई नहीं। तो क्लस्टर इंडेक्स क्या है, क्लस्टर इंडेक्स फिजिकली रीअरेंज कर देता है डाटा को। अगर मैंने ये ऐसा डाटा है मेरी टेबल में 1 1 2 8 10, तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे मान लो नीचे 7 है, 7 नंबर है, तो ये 7 वाले को उठा के ऊपर पहुंचा देगा। कहाँ गया मेरा, दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 और टी है, और मैंने आईडी के ऊपर का क्लस्टर इंडेक्स लगा दिया है, तो ये 7 वाले को उठा के फिजिकली रीअरेंज कर देगा यहाँ पे। और नॉन क्लस्टर क्या होता है, ये फिजिकली रीअरेंज नहीं करता, ये टेबल में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये बिहाइंड द सीन अपने यहाँ एक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसके बेसिस पे करेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी अभी के लिए आपके लिए, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी के लिए समझो कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होते हैं, फिजिकली रीअरेंज नहीं करते, जबकि क्लस्टर इंडेक्स फिजिकली रीअरेंज करता है। अब क्योंकि ये फिजिकली रीअरेंज करता है तो एक टेबल में सिर्फ एक क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, जबकि एक टेबल में मैक्सिमम 999 नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो सकते हैं फिलहाल। मतलब अभी तक के सीक्वल सर्वर में मैक्सिमम 999 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये तो फिजिकली रीअरेंज कर ही नहीं रहा ना। अब किसी चीज को रीअरेंज हम दो तरीके से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आईडी वाले को भी रीअरेंज करूं और नेम वाले को भी कर दूं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सी को अगर ऊपर गया तो 10 वाला 10 नंबर भी ऊपर आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो पारस।
हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसीलिए एक एक टाइम पे एक ही कॉलम को वो कर सकता है ये। करेक्ट करेक्ट इसीलिए कहते हैं कि क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल में इंटरव्यू क्वेश्चन है। पूछते हैं कि एक टेबल में कितने क्लस्टर इंडेक्स हो सकते हैं, तो आप बोलोगे एक ही हो सकता है। फिर इंटरव्यूअर पूछेगा क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि भाई ये फिजिकली रीअरेंज करता है डाटा को। और दो तरीके से हम फिजिकली रीअरेंज थोड़ा ना कर सकते हैं, ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि आईडी के हिसाब से भी अरेंज कर दो, नेम के हिसाब से भी। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सी वाले को ऊपर रखूं या एक वाले को ऊपर रखूं। इसीलिए क्लस्टर इंडेक्स एक होता है, जबकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स फिजिकली रीअरेंज नहीं करता, वो तो अपना अलग से स्ट्रक्चर बनाता है ट्री टाइप का बिहाइंड द सीन। तो इसीलिए वो मल्टीपल हो सकते हैं। और कितने हो सकते हैं? लेटेस्ट सीक्वल सर्वर में 900 मैक्सिमम 999 बना सकते हो एक टेबल पे। लेकिन ये चेंज होता रहता है, हो सकता है नए सीक्वल वर्जन में जब नया आएगा तो और भी ज्यादा बढ़ा दें। क्लियर? सर, थैंक यू जी सर। हाँ ठीक है, अब आते हैं देखते हैं अपनी टेबल्स पे कहीं पे डाटा कौन सा पड़ा हुआ है, उस डाटा पे हम इंडेक्सिंग करके देखते हैं। ये उठा लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये सब लाइन से पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसा डाटा डालते हैं जो लाइन से ना पड़ा हो। डाल देते हैं पहले 15 नंबर। सिटी डाल देते हैं भाई यूपी। अब यहाँ पे डाल देते हैं 10 नंबर, 12 नंबर। सिटी डाल देते हैं कोई भी डाल देते हैं ना, लखनऊ। एक और डाल देते हैं 11 नंबर। सिटी डाल देते हैं मुंबई। ठीक है, अब देखो अभी डाटा कैसे आएगा, उल्टा सीधा ही आ रहा है। देखो 15 ऊपर आ रहा है, 12 नीचे से आ रहा है, 11 नीचे आ रहा है। तो ये अभी अगर मान लो इसमें 1 लाख रो होगी और सर्चिंग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो आसान है क्योंकि 10 ही रो हैं, तो 10 रो तो बहुत आसान चीज है। पर एक्चुअल में डाटाबेस में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 10 ही रो हों। कम कब कब किसी डाटाबेस में लाख रो होंगी, किसी में 10 लाख रो होंगी। आप ये सोचो, जो शेयर मार्केट का डाटाबेस होता होगा उसमें करोड़ों रोज होती होंगी। हर शेयर मार्केट हर मिली सेकंड में चेंज होता है, तो वहां पे तो करोड़ों रोज होती होंगी। वहां पे अगर सर्चिंग करने बैठ गए ऐसे गंदे से बिना कोई इंडेक्सिंग किए, तो हम हमारा डाटा ही रुक जाएगा, हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंडेक्सिंग आती है। अब हम बनाएंगे इस टेबल पे क्लस्टर इंडेक्स। क्या है? क्रिएट इंडेक्स इन, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स इंडेक्स का नाम मेरे ख्याल से पूरा लिखते हैं क्या? क्लस्टर इंडेक्स लिखते हैं क्या? कोई भी नाम, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे मैं दे रहा हूं कि टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय। इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ आईडी के ऊपर, तो मेरे इंडेक्स का नाम हो जाएगा ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं ये एक अपना तरीका है कि ये लिख रहा हूं मैं। और आगे कुछ बता दो कि भाई ये क्लस्टर इंडेक्स है, तो सी आई में भी लिख दिया मैंने, सी आई कि क्लस्टर इंडेक्स एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ऑन कौन सी टेबल पे बनाना है? डीबी डॉट, कहाँ गया, एम्प्लॉय। अच्छा 4 होता है क्या? 4। ये सिंटैक्स मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहते। सिंटैक्स याद करना कोई इंपॉर्टेंट चीज है भी नहीं। आपको सिंटैक्स कभी भी बनाना होगा तो मिल जाएगा। मेन होता है लॉजिक समझना, सिंटैक्स यहाँ से उठाते हैं हम। कहाँ बनाया इन्होंने? हाँ
ठीक है, यही है, ये है ऑन टेबल का नाम और ब्रैकेट में कॉलम का नाम। ठीक है, कॉलम कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं? आईडी पे। तो इस तरह से एक सिंटैक्स होता है, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन कौन सी टेबल पे लगा रहे हैं, ब्रैकेट में कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं। अभी चला देता हूं, हो गया कंप्लीट। लग गया नहीं लग गया? लग गया। तो अब जब ये सेलेक्ट करूंगा तो देखो जादू, इसने ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर दिया एक अपना लाइन से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। अच्छा सर, जैसे अगर इसमें नेम में करना होगा तो ये A to Z करेगा या Z to A करेगा, या वो ए हमें टू कमांड जेड। देनी पड़ेगी? अच्छा हाँ, जो ये कमांड है उसमें आप एक्चुअली लगा भी सकते हो, जी। तब यहाँ पे बता भी सकते हो सेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। तो अगर उल्टा करवाना है तो उल्टा भी करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ जी। जनरली 90% केसेस में आपको इंडेक्सिंग कभी उल्टी नहीं मिलेगी, असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। जी सर, जी सर। अगर मुझे नेम पे भी लगाना होगा, अब तो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि एक ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। अगर मैं अब देखो ऐसे लिखूंगा कि नेम पे भी लगा दे, तो भाई ये तो कहेगा भाई एक तो तुम ऑलरेडी बना चुके हो, एरर देगा। बिकॉज इंडेक्स स्टार्टिंग विद ये कह रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अभी तो खैर आईडी का बता रहा है, मैं नेम का लगा के देखता हूँ। बनाएगा नहीं, एरर देगा। हालांकि कह रहा है कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर्ड इंडेक्स। बात सही है, एक ही बना सकता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि भाई फिजिकली रीअरेंज करेगा तो दिक्कत आ जाएगी उसे। ठीक है, तो सर अब ऐसे एक चेक और भी कर सकते हैं, मतलब कि पहले से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? करेक्ट, बिल्कुल सही। तो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? इंप्लॉय अपनी जो टेबल है उसे खोलोगे और वहां पे इंडेक्सेस नाम का एक टैब आ रहा होगा। इसे जैसे ही ओपन करोगे तो जो जो आपने इंडेक्स बना रखे होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ओके ओके। ठीक है, तो जी सर। अब हाँ, एक बार जब इंडेक्स बन गया, अब यहाँ पे देखो ट्राई करता हूं मैं एक डालने की। तो इसमें यह है कि इंडेक्स अगर बना है क्लस्टर इंडेक्स, तो जरूरी नहीं है कि आप डुप्लीकेट डाटा ना डाल सको। डुप्लीकेट डाटा भी आप डाल सकते हो। आईडी सेम नाम से दो मैंने डाल, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक और कंसेप्ट अभी पढ़ाने वाला हूं, वो क्लस्टर इंडेक्स से बिल्कुल सेम है, बस उसमें आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है कि इसमें क्लस्टर इंडेक्स में डुप्लीकेट भी डाल सकते हो? फिर भी वो क्या रीअरेंज कर रहा है, वो अपने हिसाब से उसे एक जो भी पहले बनाया होगा उसे आगे लगा दे रहा है, सेकंड वाले को नीचे बना लगा दे रहा है। क्लियर? हाँ जी सर। आप नॉन क्लस्टर बनाना हो तो सेम सिंटैक्स है नॉन क्लस्टर का भी, बस ये लिख दो। ये नॉन पे आके नहीं रहा, स्पेस नहीं है क्या? हाँ, देखो पता चल जाता है। अगर नील ब्लू ब्लू आ गया तो समझ लो ब्लू कलर का जो भी आता है बाय डिफॉल्ट, वो सीक्वल सर्वर की इवेंट कमांड या ये सब चीजें होती हैं। तो अगर ये ब्लू कलर का आ गया तो देखो, जैसे मुझे जब मैंने स्पेस किया था तो ये ब्लैक हो गया था, तो मुझे पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्लू कलर का नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने बैक किया तो अब ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब हाँ ये कमांड है, ये सही कमांड है। तो आपको भी कभी कंफ्यूज हो कि भाई कमांड गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, तो अगर ब्लू कलर की ना आए तो ब्लू कलर का मतलब है सीक्वल सर्वर का सिंटेक्स है। ये देखो ये ब्लैक कलर में है, क्यों? क्योंकि ये तो हमने बनाया हुआ है, ये हमने नाम दिया है इसलिए ब्लैक कलर में है। ये टेबल हमने बनाई है इसलिए ब्लैक कलर में है। लेकिन जो सीक्वल सर्वर का नाम होगा, सीक्वल सर्वर की जो कमांड्स वगैरह होंगी वो ब्लू कलर में होगी। क्लियर? जी। अंडरस्कोर ईएमपी। अब उसके लिए क्या देंगे? एनसीआई। नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। एनसीआई मतलब नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंप्लॉय नेम के ऊपर ऑन, पूरा सिंटैक्स वही है। बन गया। अब इसे इंडेक्स को करोगे रिफ्रेश, तो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी आ गया यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट बोलो। नहीं, क्लियर तो है क्लियर है सर, सर। बस
ये पूछना था, जैसे आपने अभी नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाया है तो इससे कुछ फर्क पड़ा होगा मतलब टेबल में? हाँ, टेबल में नहीं, मैं वही तो मैंने बताया दोनों में डिफरेंस क्या है कि जी नहीं वो, हाँ जी। फिजिकली कोई टेबल में फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन एक इंडेक्स लग गया है। तो अभी तो आपको देखने में भी अगर सर्च भी करूंगा तो कोई डिफरेंस पता नहीं लगेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं, मिलियंस में रोज होती हैं, तब जब आपको सर्च करना होगा, और उस समय पे आपको इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको 2 पन्ने की बुक दे दूं जिसमें सिर्फ 2 पेजेस हैं, राइट? अब उसमें 2 पेजेस हैं, तो आगे इंडेक्स वाला पेज बनाऊं या ना बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको पढ़ना होगा 2 पेज पढ़ ही लेगा। इंडेक्स की जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी किताब में 300, 500, 1000 पन्ने हो, तब कि जब कंफ्यूज हो बंदा कि कौन सा पेज पे कौन सा चैप्टर है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। तो यहाँ पे हाँ भी जी सर। इंडेक्स की जरूरत, अभी आपको नॉन क्लस्टर इंडेक्स दिखेगा नहीं कि भाई इसमें कोई इंपैक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप कई बार आपकी ये आएगी रिक्वायरमेंट कि परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, आपसे कहा जाएगा इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, तो आपको पता होना चाहिए भैया अच्छा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है। सेलेक्ट की इंडेक्सिंग लगा के, तो आप देखोगे उस टेबल में इंडेक्सिंग लगी हुई है, तो देखोगे हाँ, अगर क्लस्टर इंडेक्स नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहले तो क्लस्टर लगा दोगे। अब क्लस्टर के बाद फिर भी परफॉर्मेंस स्लो है तो नॉन क्लस्टर लगाने शुरू करोगे। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, तो ये तो सारे कॉलम पे भी लगा सकते हैं और एक पे भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस डिपेंड के करता है लिए। कि आपकी क्वेरी क्या है, क्वेरी क्या है। हमेशा जी याद रखो, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, वैसे तो आपको क्वेरी देख के समझ में आएगा, लेकिन एक सिंपल तरीका है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम। अगर आपको कभी सोचना हो कि कहां कौन से कॉलम पे लगाऊं इंडेक्सिंग, मान लो ये क्वेरी है, राइट? तो एक क्लस्टर इंडेक्स तो आईडी पे लगा हुआ होगा। हर टेबल में 99% केसेस में आपको आईडी पे हमेशा क्लस्टर इंडेक्स लगा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे है, कंडीशन ये है, ठीक है? और अगर आपने अब नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगा दिया नेम पे, तो कोई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई नेम का तो कहीं इस्तेमाल, जो लॉजिक लगा है वो सैलरी के ऊपर लॉजिक लगा हुआ है कि सैलरी जिसकी 500 से बड़ी हो वाला डाटा उठा के लेके आओ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लाइन से 1000 लोग खड़े कर रखे हैं, ठीक है? उनको 3 चीज दे रखी है, एक पेन दे रखा है, एक कॉपी दे रखी है, और एक कुछ और दे रखा है, मतलब कुछ भी मान लो, एक बैच दे रखा है। अब बोलता हूं आपको कि जाके उन बंदों को बुला के लेके आओ जिनके पास नीले रंग का पेन है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ नीले रंग का पेन है, वो आपको बुला के लाना है, और आपने अरेंज कैसे कर रखा है? बैच के नेम पे। थोड़ा से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 1000 लोगों को मैं बोल रहा हूँ नीले रंग के पेन वाले बंदों को बुला के लेके आओ, लेकिन आपने इंडेक्सिंग जो लगा रखी है, जो अरेंज कर रखा है, वो बैच के बेसिस पे कर रखा है, तो कोई आपका फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग का? जब आप सैलरी पे लगाओगे। तो वेयर से जो राइट हैंड साइड में होंगे, उनके ऊपर इंडेक्सिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपकी क्वेरी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी सर, आगे। बताओ अंकुर, आप बताओ। हाँ जी सर, आ रहा है। हाँ, अब तो यहाँ इसमें मल्टीपल भी लगा सकते हैं, तो एक बार मल्टीपल लगा देते हैं। लगा दिया, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया तो ये भी आ गया। चेक कर लोगे तो देखो, नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड है, नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड है, और ये क्लस्टर्ड है। ये नॉन यूनिक होता है, नॉन यूनिक का मतलब कि भाई एक से ज्यादा हो सकता है ना, यूनिक नहीं है कोई चीज। ठीक है? तो यही होता है इंडेक्सिंग। इंटरव्यू में यही, इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग आर देयर, तो आप बोलोगे 2 टाइप की, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। पूछेंगे क्लस्टर्ड क्या होता है? जो फिजिकली रीअरेंज करता है, तो एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। और अगर पूछेंगे कि नॉन क्लस्टर्ड क्या होता है? जो लॉजिकली फिजिकली रीअरेंज नहीं करता, बिहाइंड द सीन एक अपना स्ट्रक्चर बनाता है ट्री टाइप का, उसके बेसिस पे कुछ वो करता है, लॉजिक लगाता है। क्या लगाता है? ये बहुत डीप टॉपिक है, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए
इतनी डिटेल में वो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना। आप कह देना कि एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बेसिस पे वो रीअरेंज करता है। इसी अब क्योंकि वो डाटा टेबल पे कोई डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता, तो हम मल्टीपल बना सकते हैं। पूछेगा कि इस ऐसी क्वेरी दे देगा, कहेगा कि कौन से कॉलम पे यहाँ पे लगाओगे इंडेक्सिंग, तो क्या बोलोगे कौन से कॉलम पे लगाना है, तो कहेगा अगर यहाँ पे सिटी पे लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कहोगे नहीं, सैलरी पे लगाएंगे तभी पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेरी जो बेसिकली आ रही है वो वेयर के राइट हैंड साइड वाली इंपैक्ट कर रही है ना। इस पूरी क्वेरी में क्या इंपैक्ट कर रहा है, ये तो सारे डाटा उठा के ले आएगा, जो मेन इंपैक्ट कर रहा है वो ये वाला कर रहा है। तो अगर इस कॉलम पे लगी रहेगी इंडेक्सिंग नॉन इंडेक्सिंग तभी हेल्पफुल है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बोल पाओ, आंसर दे पाओगे इंटरव्यू में, नहीं दे पाओगे? हाँ जी सर, दे हाँ देंगे। जी सर। सर ये ठीक है। ट्रे टाइप क्या होती है, मतलब एक जब इसको हम रन करते हैं तो ट्रे टाइप कुछ स्ट्रक्चर तैयार होती है? हाँ, बिहाइंड द सीन होता है वो, आपको भी दिखेगा नहीं, वो बिहाइंड द सीन एक अपना स्ट्रक्चर बना लेगा डिटेल में जाके, और वो मतलब आपके फेस आपके सामने के लिए नहीं है वो एक स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसे बनाएगा वो? ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपने जैसे सर ये बेसिक कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, बेसिक अगर आई डोंट नो आप पढ़ा है, पता है नहीं पता, लेकिन ट्री स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जो बता देता हूँ। इस तरह से ट्री स्ट्रक्चर बनाएगा वो, अपने हिसाब से कुछ नोड में वैल्यू रखेगा, कुछ कुछ उसके पेरेंट नोड में रखे, इसे बोलते हैं पेरेंट नोड, इसे बोलते हैं चाइल्ड नोड। तो पेरेंट नोड में कुछ वैल्यू रखेगा, कुछ चाइल्ड नोड में, वो अपने हिसाब से सर्चिंग में हेल्प करेगा, ढूंढ कि उसे खुद को ढूंढने में आसानी हो। हाँ, अब इसकी डिटेल में मत ही जाओ, आपको क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए वैसी बहुत सारी चीजें हैं, पहले उस पर करो। ये ज्यादा डिटेल में जाओगे तो डीबीए वगैरह लोगों को ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता हो तो भी सही है। ठीक है, तो क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स यही है। अब इसके बाद आता है एक और टॉपिक, उसे बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की होती है एक, किसी भी कॉलम पे हम की लगा सकते हैं, एक प्राइमरी की बना देते हैं कि भाई ये मेरे कॉलम की एक प्राइमरी की है, मतलब ये मेरे पूरी रो को ये मेरी पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब कि एक टेबल में, जैसे हम कंपनी में एम्प्लॉय को लेके आते हैं, तो एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? उसकी आईडी से होती है। तो हर रो में, हर देखो हर टेबल में मैंने जो भी बनाया है तो पहला कॉलम आईडी बनाया है। ये देखो पहला कॉलम हमेशा मैंने आईडी बनाया है। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिकनेस बनाने के लिए, कि भाई जो आईडी है वो उस पूरे रो की एक यूनिक रहेगी। लेकिन अभी हमने देखा डीबीओ एम्प्लॉय में मैंने आईडी को यूनिकनेस तोड़ दी, मैंने आईडी की यूनिकनेस तोड़ दी, मैंने दो डाल दिए सेम नाम से। तो ये एक्चुअली एक रॉन्ग डाटा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, गलत डाटा स्ट्रक्चर बना दिया। ये आगे चल के मुझे दिक्कत देगा। कैसे पता मुझे दिक्कत देगा? कल को मान लो यहाँ पे खूब सारे डुप्लीकेट पड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ यार मुझे वाला एम्प्लॉय आईडी चाहिए जिसकी एक आईडी है, और डुप्लीकेट पड़े हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज, और इसलिए वो दिक्कत है। तो इसलिए जब डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक आपको रो को जो यूनिकली, रो क्या होती है, इसे रो कहते हैं, आपको पता है कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक कॉलम होना चाहिए ऐसा। तो नॉर्मली वो आईडी कॉलम होता है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने इसे नॉर्मल कॉलम बनाया था, क्योंकि फिलहाल मुझे आपको ये कंसेप्ट नहीं बताना था। अब मुझे बताना है कि हम इसे बनाते कैसे हैं एक्चुअल लाइफ में। एक्चुअल लाइफ में कभी भी आईडी को नॉर्मल कॉलम नहीं बनाते, उसे हमेशा प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, अब दिखाता हूं एक बना के। जब हम बनाएंगे कोई टेबल, क्रिएट टेबल, मान लो डीबीओ डॉट स्टूडेंट बनाता हूं। आईडी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, और आगे बता दो आप प्राइमरी की है। प्राइमरी की से क्या फायदा होगा भी बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे बनाते कैसे हैं, उसके आगे प्राइमरी की लिख दो बस। अरे यार वेरकर
देखो प्राइमरी की अब बन गई, पहले चेक करते हैं टेबल आई नहीं आई। आ गई डीबीओ टेस्ट, खोल के देखोगे इस कॉलम को तो आईडी, अच्छा टेस्ट थोड़ा ना हमारी हमारी स्टूडेंट है, खोल के देखोगे तो पीके लिखा आ गया, देखो इसके ऊपर पीके, पीके का मतलब होता है प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि टेबल बनाते वक्त मैंने बता दिया भाई ये प्राइमरी की है मेरी। अब प्राइमरी की जैसे मैंने बना दी, इसके कुछ फीचर्स इसमें ऐड हो गए। पहला फीचर क्या ऐड हुआ, ये बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स बना दिया इसने, क्लस्टर इंडेक्स, कि प्राइमरी की जो होती है वो बाय डिफॉल्ट एक क्लस्टर इंडेक्स बना देती है। तो जो क्लस्टर इंडेक्स के फीचर हैं वो सारे फीचर इस आईडी में आ जाएंगे। अब क्या फीचर है कि भाई ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर देगा डाटा को फिजिकली, तो क्लस्टर इंडेक्स का फीचर तो आ ही जाएगा। उसके अलावा इसके अपने भी कुछ फीचर होते हैं। क्या फीचर होते हैं कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर नॉर्मल क्लस्टर इंडेक्स होगा तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते थे, हमने चेक कर लिया। लेकिन अगर प्राइमरी की है तो ये क्लस्टर इंडेक्स तो इसने ऐड कर ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ इस कॉलम के अपने भी कुछ फीचर हैं। क्या फीचर है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, चेक करते हैं। देखो एक बार डाला मैंने, सेलेक्ट किया, एक डाटा आ गया, 5 डाला, सेलेक्ट किया, दूसरा डाटा भी आ गया। ठीक है, अब चेक करेंगे क्लस्टर इंडेक्स वाला फीचर आया है नहीं आया। यहाँ पे हालांकि हमने चेक कर लिया है तो हाँ भाई आ गया होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं दोबारा से चेक। जैसे ये करूंगा 3 नंबर बीच में आ जाएगा, लास्ट में नहीं आएगा, बीच में आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, क्लस्टर इंडेक्स वाला फीचर के अंदर आ गया। अब चेक करता हूं अपना खुद का प्राइमरी की का फीचर क्या है, कि भाई डुप्लीकेट भी नहीं डाल सकते। 3 नंबर देखो डुप्लीकेट डाल रहा हूं, दोबारा डालने की कोशिश कर रहा हूं, फट गया, कह रहा है वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, कह रहा है भाई डुप्लीकेट नहीं डाल सकते ये तुम। क्या बात के लिए समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी हाँ सर जी आ सर, गई। क्लियर है। अच्छा एक और फीचर है, नल भी नहीं डाल सकते। अगर नल, नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ तो नल भी नहीं डाल सकते, देखो कह रहा है नल भी नहीं डाल सकते। तो फिर 3 मेन फीचर हैं। हाँ बोलो। वो अरेंज नहीं कर पाएगा ना सर नल को। हाँ क्योंकि नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो नल को नहीं जी। समझता कुछ भी। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे नल और एम्प्टी में क्या डिफरेंस है, एम्प्टी भी तो होता है कुछ भी नहीं। अगर मैं खाली स्ट्रिंग में मान लो अंकुर की जगह खाली छोड़ दूं, ये भी ये भी क्या हुआ, ये भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई नल और एम्प्टी में क्या डिफरेंस है, तो नल का मतलब है कुछ भी नहीं। नल को हम अवॉइड करते हैं लेना, क्योंकि नल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो SQL सर्वर कंफ्यूज हो सकता है, आपको 100% करेक्ट आंसर की गारंटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जबकि एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी एक वैल्यू है। एम्प्टी एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि खाली, कि जैसे कि मैं एक गिलास में बोल सकता हूं कि खाली गिलास है, उसके अंदर कोई पानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं बोल सकता कि नल है उसके अंदर, कि कुछ भी नहीं है। ये नहीं, ये SQL सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर आ रही है। नहीं तो आ रही अगर सर। एम्प्टी के, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो दोबारा बता रहा हूं। 2 चीजें है सर मैंने बताया, एक तो वो होता है, हाँ मतलब जैसे एक गिलास हो गया वो खाली है, मतलब उस एक तो नल हो गया कि हम उसमें कुछ डाल ही नहीं सकते। एम्प्टी का मतलब खाली है बट हम वैल्यू डाल सकते हैं, ये है ना। नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। ये एक्चुअली ये रियल लाइफ एग्जांपल बहुत मुश्किल है इसका लेना, क्योंकि गिलास में एम्प्टी का मतलब खाली का मतलब ही खाली है। बट हाँ इसे जी थोड़ा खाली है। लॉजिकली समझो। हाँ लॉजिकली का मतलब समझो, लॉजिकली देखो एम्प्टी क्या होता है। अगर मैं बोलूं SQL सर्वर में एक एम्प्टी वैल्यू है,
ठीक है, एक छोटा सा चीज बताता हूँ तुम्हें। अगर मैंने इसे सिंटैक्स में मत जाओ, सिंटैक्स की अभी टेंशन नहीं ले रहे, लेकिन अगर मैंने ये लिखा हुआ है कि एक ए नाम का वेरिएबल जो वैरचर है उसकी एम्प्टी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है, मतलब मेमोरी में से स्पेस मिला हुआ होगा जिसके अंदर एम्प्टी वैल्यू सेव हुई होगी। जबकि नल का मतलब है कि भाई मेमोरी में कोई स्पेस स्पेस है ही नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब सिंपल इतना समझो, कुछ भी नहीं। हम नल को अगर इंटरव्यू में पूछें कि नल और एम्प्टी में क्या एम्प्टी सेम है, तो आपका आंसर होना था नहीं है, सेम नहीं है। तो वो पूछेगा कि नल को कहां पे यूज करना है, तो आप बोलोगे नल एक्चुअली में SQL सर्वर रिकमेंड करता है कि अवॉइड करो, यूज मत करो। अगर आप एम्प्टी यूज करते हो और यहां पे ये लिखते हो, देखो तो देखो सर एस्टिकॉन डीबी एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू, तो डीबी एम्प्लॉय क्यों कर दिया मैंने? देखो रिजल्ट आ गया, लेकिन हाँ जी अगर सर। यही मैं ये करता हूं, नहीं। नल है, अब यहाँ पे इक्वल टू की जगह नल लिखता हूं, तो वो कंफ्यूज, उसे पता ही नहीं है नल का मतलब तो कुछ है ही नहीं। तो कह रहा भैया नहीं मुझे सर। क्या पता किस चीज से कंपेयर करूं मैं, तो रिजल्ट नहीं आता। लेकिन तरीका है, सिक्वल सर्वर ने पता किया मैंने तो नल बना दिया, लेकिन लोग तो बेवकूफ है ना, लोगों ने कहीं गलती से डाल दिया, तो मैं क्या करूं? तो इसका तरीका क्या है, नल के साथ हमेशा इज लिखो, इज नल, तब आ जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, नल को इस्तेमाल ना ही करो, कम, जितना कम यूज करोगे उतना फायदा है। इज अगर नल के साथ कभी ऑपरेशन करना है तो इज नल, या फिर अगर आप चाहते हो कि नल के अलावा सारे आ जाएं तो इज नॉट नल, ये लिखते हैं। जबकि और बाकी चीजों के साथ क्या लिखते हैं, इक्वल टू। बाकी कोई भी चीज लगाना हो तो इक्वल टू लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नल और इक्वल टू में डिफरेंस, ओ सॉरी एम्प्टी में डिफरेंस? हाँ जी सर। ठीक है, तो बता देना नल का मतलब है भाई कुछ भी नहीं, नल के साथ आपका आंसर गलत भी आ सकता है, इट्स नॉट 100% करेक्ट कि वो सही आंसर है, क्योंकि नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो समटाइम्स इक्वल सर्वर उसके साथ कंफ्यूज भी हो सकता है। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया कि कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ भी जाए तो इज नल करके आप नल वाली वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर राइट? यस सर। ठीक है, तो प्राइमरी की के साथ हमने क्या देखा, इसके 3 फीचर हैं। इंटरव्यू में बताना है प्राइमरी की, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है क्लस्टर इंडेक्स, तो इसके पास सारे क्लस्टर इंडेक्स वाले फीचर हैं। सारे कौन से? कि भाई इसमें आप फिजिकली रीअरेंज करती है, ओनली एक प्राइमरी की हो सकती है एक कॉलम पे और एक टेबल में, तो ये सारे फीचर्स हैं। सेकंड, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। और ना ही नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। क्या ये तीनों बात बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? हाँ जी सर। बता दोगे। अब आती है अगली की, इसे बोलते हैं यूनिक की। ये भी इसी की भाई है, प्राइमरी की भाई है ये। सिंटैक्स देखते हैं इसका, सिंटैक्स क्या है। कभी सिंटैक्स की टेंशन मत लेना, हम लोग बेसिकली डेवलपर्स होते हैं, लॉजिकल माइंड होता है हमारा, तो चीजें याद
करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिंटैक्स आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। मेन है कि कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगाना है। एक तरीका तो इसने बताया है, नीचे टेबल बनाते वक्त यहाँ पे यूनिक लगा दो। ठीक है, पहला तरीका तो इन्होंने क्या बताया है कि टेबल बनाते वक्त जिसको भी यूनिक बनाना है उसके नीचे यूनिक लगा दो। लेकिन अगर ऑलरेडी टेबल बन चुकी है तो उसके बाद भी तरीका होता होगा कोई, ये बताया हुआ है कि अगर ऑलरेडी बन गई है तो ऐसे लगा दो। तो हम ऐसा ये वाला यूज करते हैं। हम लगा देते हैं किस पे, कहाँ गया हमारा, देखें किसी कोई ऐसा है जिसमें सारी यूनिक वैल्यू है। ओके, नेम पे लगा देते हैं। जहां पे कुछ समझ में ना आए मुझे रोक देना। क्या था सिंटैक्स, ड्रॉप वाला आ गया, ये है सिंटैक्स ना। ऐड यूनिक लिख के अपनी की का नाम कौन से कॉलम पे लगा रहे हो वो बताना है, नेम पे लगा रहे हैं। ओ स्टूडेंट नाम है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स व्हेन टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। लग गई। चेक करने के लिए यहीं पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो इसे, ये यूनिक की बन चुका है। इसको भी रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा अलग से की, प्राइमरी की को दिखाता है, देखो प्राइमरी को अलग कॉलम अलग से दिखाता है, यहाँ पे नहीं दिखाता, दिखाता अलग से इसको की। यूनिक की वाले को यूनिक की में आप की इंडेक्सेस में जाके चेक कर सकते हो। एक वाली इंडेक्स की बन गई है यूनिक की। अब यूनिक की के क्या फीचर है, ये बाय डिफॉल्ट नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाता है। ये देखो वो क्लस्टर बनाता है, ये नॉन क्लस्टर्ड। तो पहला तो फीचर क्या है भाई, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाता है। दूसरा यूनिक, यूनिक का मतलब ही है वी कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट वैल्यू। चेक कराता हूं ये आपको, नेम में लगा देना। अब नेम में डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हम। क्या हो गया, कुछ ज्यादा सेलेक्ट कर लिया गया हमने। देखो राजू पड़ा हुआ है, दोबारा से राजू डालूंगा तो नहीं डालने देगा। वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की, अच्छा तो भी प्राइमरी की वाला बता रहा है। की चेंज कर देते हैं, खाली नेम को डबल करते हैं। वॉयलेशन ऑफ यूनिक की, कह रहा भाई आपने इस पे यूनिक की लगा रखी है और दोबारा सेम वैल्यू डाल रहे हो, तो ये भी आपको डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करने देगा। बट तीसरा पॉइंट क्या है, यू कैन इंसर्ट वन नल वैल्यू इनसाइड इट, कि भाई एक नल वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आप चेक करोगे तो ये देखो एक नल वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, फिर भी यूनिक की लग गई। क्यों, क्योंकि एक नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ये। अगर दोबारा डालूंगा ना तो अब दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि यूनिक है ना, सारी चीजें यूनिक होनी चाहिए। तो दोबारा डालूंगा तो दोबारा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक बार आप नल वैल्यू डाल सकते हो। देखो दोबारा नहीं कर रहा, लेकिन एक बार नल वैल्यू डाल सकते हो। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। हाँ जी सर। आ गई सर, आ गई। ठीक है, अब आता है एक और कॉन्सेप्ट, एक और की, इसे बोलते हैं फॉरेन की। तो आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि भाई रिलेशन टेबल बनती है एक, राइट, कि इसका रिलेशन उससे है, उसका रिलेशन इससे है, ऐसे करके एक हाँ टेबल जी बनती है, सर। राइट। तो जी जब सर। भी टेबल बनती है ना तो वहां पे देखा होगा आपने आईडी के रिलेशन वाली टेबल में एम्प्लॉय आईडी भी था और डिपार्टमेंट आईडी भी था ना।
यहाँ पे है ना रिलेशनल टेबल में एम्प्लॉय आईडी भी है, डिपार्टमेंट आईडी भी है। बट ये जो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू है, इसमें हम कुछ भी डालेंगे, ये सही तरीका नहीं है कि हम कुछ भी डाल दें। इसके अंदर वैल्यू वही होनी चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो आईडी है वही यहां पे आना चाहिए। और डिपार्टमेंट आईडी को भी फॉरेन की होना चाहिए। फॉरेन की का मतलब क्या है कि भाई इसकी वैल्यू आप कुछ भी नहीं डाल सकते। कि मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी में रमेश और सुरेश नाम के 2 एम्प्लॉई हैं और आईटी और एचआर का डिपार्टमेंट है। अब मैं रिलेशन जब बना रहा हूं तो मैंने डाल दिया एम्प्लॉय आईडी कोई 500, किसी और का एम्प्लॉय आईडी डाल दिया। तो वो डालने का फायदा ही क्या है जब मेरी कंपनी में वो बंदे हैं ही नहीं। या फिर डिपार्टमेंट डाल दिया मैंने कोई चौथा, मतलब फाइनेंस या कोई वो अलग सेल्स का डिपार्टमेंट डाल दिया, जबकि मेरे में तो वो डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो ये कोई मेक सेंस करता है? ये कोई सेंस बनाता है कि अगर मैं रिलेशन टेबल में ऐसी वैल्यू डाल दूं जो एम्प्लॉय आईडी, जिनकी आईडी जो है वो एम्प्लॉय टेबल से मैच ही ना करे एम्प्लॉय आईडी में, और डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट टेबल से मैच ना करे। अगर ऐसी वैल्यू डाल दूं तो कोई उसका सेंस नहीं बनता, राइट? बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी सर। कि भाई मैं कह रहा हूं मेरा ये रिलेशन टेबल है और मैं रिलेशन अपनी कंपनी के हिसाब से बनाऊंगा ना। ये थोड़ी ना कि मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे तो बोलते हैं एम्प्लॉय आईडी पड़ी होगी, लेकिन मेरी कंपनी में एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं है वो, और फिर भी मैंने डाल दिया। तो ये तो गलत बात है, जी सर। राइट? ये तो सही तरीका नहीं है ना डाटाबेस बनाने का। जी। तो इसका मतलब गलत वैल्यू पड़ी है, तो इसे सुधारते कहते हैं। कैसे हैं? अभी तो देखो कुछ भी डाल सकते हो आप। अभी तो देखो इतना पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं कोई अगर वैल्यू डालना चाहूंगा, मान लो एक खुद की आईडी, अब मान लो वैल्यू डाल दो तो मैं 100 डाल दी। 100 हमें पता है एम्प्लॉय में 100 नाम, 100 का तो कोई पड़ा ही नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट आईडी डाल दी, ये डाल दी मैंने। तो देखो कोई इसने एरर वैरर नहीं दी, कह रहा देखो डाल दी मैंने, लो। अब मैं चेक करूंगा एम्प्लॉय टेबल में 100 नाम की किसकी एम्प्लॉय है। मैं चेक करता हूं, अरे 100 नाम के तो कोई है ही नहीं। तो मतलब ये बेकार डाटा पड़ा हुआ है, घटिया डाटा पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये एक गलत तरीका है रिलेशन टेबल को बनाने का। मतलब बनाने का तरीका सही है, लेकिन इस कॉलम में इन 2 कॉलम को रिस्ट्रिक्टेड करना है हमें। हमें क्या बोलना है, ये 2 कॉलम में वही वैल्यू पड़ी रहेंगी जो एम्प्लॉय, इस वाले में वही पड़ेंगी जो एम्प्लॉय में आईडी हो, और इसमें वही पड़ी होंगी जो डिपार्टमेंट में आईडी हो। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर ये जो अभी हमने यहाँ पे 100 डाला था और फिर हाँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डीबीओ एम्प्लॉय करा, रन करा इसको, तो ये इतनी सारी वैल्यू कहाँ से आ गई? हमने तो एमपी रिलेशन टेबल में डाला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने, तो इसमें तो 100 वाला ही पड़ा है। इसमें तो हम्म देखो जो हमने डाला वही पड़ा है ना। हम्म। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें 100 नाम की वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन हमारी एम्प्लॉय टेबल में 100 नाम की आईडी है ही नहीं। तो ये जो डाटा हुआ ये गलत डाटा हमने डाल दिया है। ओके इस सर। चीज को बचाने के लिए फॉरेन की लगाते हैं कि भाई जी इस सर। टेबल में एम्प्लॉय आईडी में वही वैल्यू पड़ी रहेगी जो हमारी एम्प्लॉय की टेबल में आईडी हो। जी वैसे सर। ही जी डिपार्टमेंट आईडी में वही वैल्यू पड़ी रहेंगी जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल में आईडी हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी सर। हाँ जी। बताओ अंकुर पारस दोनों बताओ। हाँ हाँ जी जी सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो अब बनाते हैं फॉरन की। अभी पहले डाटा डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी गलत डाटा पड़ा हुआ है उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट में। तो वो बोलेगा अबे तुम इसे फॉरेन की बना रहे हो लेकिन पहले से डाटा गलत पड़ा हुआ है, तो इसलिए पहले डाटा डिलीट कर दो। ऊपर कर देता हूँ। सब डिलीट हो गया डाटा। अब सेलेक्ट करूंगा, कुछ भी डाटा नहीं है। तो कोई भी एक्चुअली डाटाबेस का जो ये बनता है प्राइमरी की, ये की वी, ये सब शुरुआत में ही बना देते हैं। ऐसा नहीं करते कि बाद में बनाते हैं। कभी कभार होता है कि कुछ बाद में एडिट करना पड़े, लेकिन पहले हम बैठ के दिमाग लगाते हैं कॉपी पेन में कि कैसे मैं कंपनी का डाटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा,
कैसे क्या होगा उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो ये सब की पहले ही बन जाती है, इसीलिए डाटा खाली होता है नॉर्मली केस में। सिंटैक्स देखते हैं दोबारा से इसका, यहीं पे होगा फॉरेन की, ये रहा। देखो एक तो ये है कि जब बना रहे हो टेबल उसी टाइम पे लिख दो, उस टाइम पे लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। पर अभी हमारी ऑलरेडी टेबल बन चुकी है, तो हम कैसे लिखेंगे उसका तरीका भी देखते हैं। ये है, ठीक है। अल्टर टेबल, आपकी टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम यहाँ पहले बताना है, फॉरेन की में कौन सा कॉलम आपका फॉरेन की होगा। तो कौन सा कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और रेफरेंसेस कि भाई कौन सी टेबल का वो फॉरेन की होगा, कौन सी टेबल से होगा। तो कौन सी टेबल से होगा, एम्प्लॉय टेबल से। का कौन सा कॉलम होना चाहिए, आईडी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में फॉरेन की बनाओ एम्प्लॉय आईडी को, और वो रेफरेंसेस उठाए एम्प्लॉय टेबल के आईडी से। मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू ना इंसर्ट करने दे जो एम्प्लॉय के अंदर आईडी में वैल्यू इंसर्ट ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। बोल रहे हो, हाँ जी बंद जी सर। कर सर। दिया। पर अच्छा, अच्छा लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। आप फॉरेन की का कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई फॉरेन की तभी बना सकोगे तब, देखो देयर आर नो प्राइमरी और कैंडिडेट की इन द रेफरेंस, ये कि जब आपकी जो टेबल से रेफरेंस ले रहे हो वो टेबल में जिस कॉलम को रेफरेंस बना रहे हो वो प्राइमरी की होना चाहिए। आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। ये नहीं कि एम्प्लॉय आईडी की यहाँ पे 2-3 वैल्यू हो, आपने 2-3 वैल्यू डाल दी, उससे क्या होगा, जैसे होता है ना यार कि अगर एम्प्लॉय आईडी में सेम आईडी से तीन सेम एम्प्लॉय आईडी 3 लोगों की है, अब मैंने बोल दिया वो आईडी एचआर डिपार्टमेंट की है, तो अब कंफ्यूज, अब बंदा समझता रहे कि इन तीनों में से कौन सा बंदा एचआर डिपार्टमेंट का है। बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो इसीलिए इन्होंने क्या रूल बना रखा है कि फॉरेन की तभी लगाएंगे जब इस टेबल में वाला पर्टिकुलर कॉलम जिसके ऊपर आप लगा रहे हो फॉरेन की, मतलब जिसकी वैल्यू को रेफर कर रहे हो, वो प्राइमरी की हो। बना देते हैं। कैसे लगाते हैं प्राइमरी की को, अल्टर, ऐड प्राइमरी की आईडी। अगर ऑलरेडी डुप्लीकेट डाटा पड़ा होगा तो नहीं बनाने देगा। हाँ कह रहा है भाई ये कॉलम ऑलरेडी तुम्हारा नलेबल है। आ, ये देखो, कह रहा है ऑलरेडी आपने बना रखा है कि इसके अंदर नल वैल्यू डाल सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है कि नलेबल कॉलम है। तो कह रहा है इसको तो नहीं कर सकता मैं, इसको नहीं बना सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिलीट कर दो डाटा। एक बार देखता हूँ। सारा डाटा डिलीट करने का एक्चुअली फायदा नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं नई टेबल बनाता हूँ, क्योंकि अभी कोई नए कंसेप्ट मुझे पढ़ाने हैं और इन्हीं टेबल में पढ़ाने हैं, फिर दोबारा से इंसर्ट चलाता रहूँ टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए नई टेबल बना के एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट समझ गए ना कि भाई जैसे ही मैं फॉरेन की लगा दूंगा उसके अंदर वही वैल्यू डाल पाएंगे जो जिस कॉलम को रेफर कर रहा होगा उसमें पड़ी हो। समझे या नहीं समझे ये बात? जी सर। हाँ जी सर। लेता हूँ आईटी एम्प्लॉय, ठीक है। आईडी इंटर ले लेता हूँ प्राइमरी की, समझाने के लिए खाली 2 कॉलम ला लेता हूँ। अरे भैया, नेम वैकर 300, खाली ये 2 कॉलम ले लेते हैं समझाने के लिए, कुछ एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं इसमें।
वैल्यूज आपको पता है कि डुप्लीकेट नहीं जा सकती, अब इसमें प्राइमरी की बना चुके हैं। दो ले लेता हूं, तीन ले लेता हूं। राजेश, पारस ले लेते हैं। ठीक है, तीन वैल्यू इंसर्ट कर दी, चेक कर लेते हैं। चेक किया तो वैल्यू आ गई होगी, आ गए तीनों। अब बनाएंगे दूसरी टेबल, इसमें रिलेशन टेबल बनाना है मान लो। IT अरे भैया ID एंड इसे भी प्राइमरी की ले लेते हैं इसकी, ये तो इसकी खुद की ID है। इसमें दो ही कॉलम लेते हैं, चलो एम्प्लॉय ID इंट है। तो दोनों तरीके हैं, चाहे यहीं पे लिखो कह रहे चाहे यहाँ पे लिख लो। सिंटैक्स में तो दोनों तरीके हैं। बनाते वक्त ही हम क्या करते हैं, इस बार बनाते वक्त ही फॉरेन की लगा देते हैं। अगर बनाते वक्त ही आपको लगाना है तो कॉलम टेबल के नीचे ऐसे लिख दो इसे। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा तो बता देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता नहीं इतने मुश्किल है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ। जहां पे आपको समझ में ना आए मुझे बता देना। क्या कह रहे हैं? नाम टेबल का सही लिखा क्या मैंने? ओके, नाम में कुछ गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, बन गया। अब इसे करते हैं, देखते हैं। अभी तो कुछ डाटा इसमें नहीं पड़ा होगा। अब डाटा डालना शुरू करते हैं। देखो, एम्प्लॉय आईडी क्या है, फॉरेन की है। चेक करो ना चाहोगे तो चेक में भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको। रिफ्रेश कर लो अपनी टेबल्स, ये वाली टेबल आ गई। दो कॉलम बने हैं। फॉरेन की के आगे देखो FK लिखा आ गया, ये फॉरेन की है। और अगर कीज में भी जाओगे तो बन के आ जाएगा कि भाई ये वाला कॉलम फॉरेन की है। दिख रहा है? क्लियर, समझ में आएगी बात कि सामने दिख भी जाएगा। और अगर जी आप सर। अब वैल्यू डालोगे तो देखो उस वाली टेबल में 1 2 3 वैल्यू पड़ी हुई थी। दिखा देता हूं यहाँ पे दोबारा से। 1 2 3 पड़ी है, तो अगर 1 डालूंगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगा। नहीं दी इसने कोई दिक्कत परेशानी। 2 या 3 डालूंगा, 3 डाल देता हूं तो भी दिक्कत परेशानी नहीं देगा। लेकिन जैसे ही कोई अलग वैल्यू डालूंगा, मान लो 4 वैल्यू डालने की कोशिश करता हूं। अभी इसे खाली चलाता हूं। आप दिखा देगा भाई मैं नहीं डालने दूंगा तेरे को। कह रहा है आप कॉन्फ्लिक्ट कर रही है फॉरेन की से, आप कह रहे हो ये फॉरेन की है, अब उसमें वो वैल्यू पड़ी ही नहीं है तो मैं डालने नहीं दूंगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। तो आगे ना फॉरेन की क्या होता है, तो इसका हाँ इसके जी, हाँ क्या जी, मतलब पॉइंट जो रहती है। वैल्यू रिलेशन टेबल में पड़ी होगी वो वही डालने देगा। जो वैल्यू आपकी, हाँ, जिस मास्टर टेबल में जो वैल्यू पड़ी होंगी वही डालने हाँ देगा। जी, मतलब जो भी रेफरेंस आप टेबल में बताओगे। जो होगी। करेक्ट करेक्ट, रेफरेंस टेबल में जो पड़ी होगी। राइट। तो क्या बोलोगे, फॉरेन की रिस्ट्रिक्ट unnecessary value in the table. It only allows to insert the value
of the column of the reference column. ठीक है, और थर्ड क्या है? रेफरेंस कॉलम should be प्राइमरी की। ठीक है, समझ में आ गया? 3 पॉइंट है, बोल पाओगे इंटरव्यू में? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक, और फिर उसके बाद हम SQL सर्वर खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे, दोनों की क्लासें अलग अलग हो जाएंगी। एक क्लास और लूंगा चलो SQL सर्वर पे अगले सैटरडे रैप अप करने के लिए। उसके बाद फिर दोनों की अलग अलग क्लासें, अंकुर की शुरू होगी MVC और आपका शीशा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक, लास्ट चीज बची हुई है, वो क्या है? आइडेंटिटी कॉलम। आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है? कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे मेरे में ना, मेरी टेबल में आईडी की वैल्यू, क्योंकि आईडी तो क्या है, 1 2 3 4 मुझे डालनी पड़ रही है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, मुझे डालनी ना पड़े, मैं खाली नाम बताऊं और वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर जनरेट कर दे। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी कॉलम बनाते हैं। जैसे क्या चीज बताई सर आपने? आइडेंटिटी कॉलम? हाँ, कोई नहीं, बता रहा हूँ दोबारा से। अच्छा अच्छा। अभी इसे आइडेंटिटी लिख देते हैं। बनाते कैसे? आइडेंटिटी 1 1। ठीक है, ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि हम इंसर्ट करते वक्त उसकी वैल्यू ना प्रोवाइड करें, SQL सर्वर ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट कर दे, उस कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम कहेंगे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, जो आईडी कॉलम होगा इसकी वैल्यू मैं नहीं दूंगा, आप अपने आप क्रिएट कर देना। तो उसके लिए मैंने आइडेंटिटी लगा दिया और ब्रैकेट में बता दिया कि कहां से शुरू करोगे। तो एक नंबर से शुरू करना, क्रिएट करना, और एक एक बढ़ाते जाना। तो पहली वाली वैल्यू का मतलब है कहां से शुरू करना है, दूसरी वाली का वैल्यू का मतलब है कितना बढ़ाना है। अगर यहां पे 10 और 5 लिख देता, तो पहली वैल्यू जो इंसर्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली 10 नंबर आएगा उसका आईडी का, दूसरी का 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। फिलहाल मैं 1 और 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब है एक से शुरू कर और एक 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 करके आगे बढ़ता रहे। ठीक है, अब क्या है देखो, अब इसकी वैल्यू मुझे नहीं देनी, मुझे खाली बुक्स वैल्यू देनी है। देखो, आईडी की वैल्यू नहीं दे रहा मैं, सिर्फ बुक्स की वैल्यू दे रहा हूं, आईडी कहीं नहीं डाल रहा मैं। और लेकिन ये अपने आप इंसर्ट हो रही है, अपने आप इंसर्ट हो गई होगी। देखो, अपने आप आईडी की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि मैंने बोल दिया भाई ये वाला कॉलम जो होगा ना अपने आप वैल्यू लेगा, और वो एक नंबर से शुरू करेगा, एक एक बढ़ता जाएगा। तो इंग्लिश डालूंगा तो ऑटोमेटिकली एक एक बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आ गया। और अगर वही मैंने काम क्या किया होता, वहीं पे मैंने अगर ये ड्रॉप कर दी, मैंने ड्रॉप करना होता है डिलीट कर दो, अगर वहीं पे मैंने 10 और 5 लिखा होता, तो वो 10 नंबर से शुरू करता और 5 5 बढ़ाता रहता। देखो, पहले इंसर्ट कर रहा हूं पहली लाइन, उसने अपने आप ही 10 नंबर इंसर्ट कर दिया। दूसरी बुक इंसर्ट करा रहा हूं, हमने बोला 5 5 बढ़ाता रहियो, तो उसने अपने आप ही दूसरा नंबर 15 ले लिया। एक और करके दिखाता हूं, मैथ्स, उसने जी अपने सर। आप ही 20 ले लिया।
तो आइडेंटिटी कॉलम क्या है? अगर मैं यहाँ पे जबरदस्ती डालना चाहूँ ना, ले भाई 1 डालूंगा जबरदस्ती, तो डालेंगे। मना करेगा, कह रहा भैया तुमने ऊपर बोला है कि मैं डालूंगा, अब अपने आप डाल रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे ये दोनों भी समझ गए। आइडेंटिटी कॉलम में पूछेंगे, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, आइडेंटिटी कॉलम क्या होगा, फिर फिर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि मुझे यार एक एक नहीं बढ़ाना, मुझे 20-20 बढ़ाना है, क्या मैं बढ़ा सकता हूँ? तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप बोल जी। दोगे नहीं भाई एक ही एक बढ़ेगा। तो आपको पता नहीं नहीं, हाँ बढ़ भाई कुछ भी बढ़ा सकते हो आप। वो कहेगा पहला नंबर मैं 100 से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे 2 वैल्यू डालते हैं। एक पहला जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कहाँ से शुरू करना है, दूसरी जो होती है उसका मतलब होता है कितने कितने बढ़ाना है। बता पाओगे इंटरव्यू में या नहीं बता पाओगे? हाँ जी सर, बता देंगे। तो ये ड्रॉप क्यों लगाया था आपने सबसे ऊपर, ड्रॉप टेबल DB? ड्रॉप टेबल का मतलब होता है उस टेबल को हटा डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने दोबारा से मैं आइडेंटिटी बनाना चाह रहा था, तो मैंने दोबारा ड्रॉप कर दिया टेबल को, डाटाबेस से हटा दिया और फिर दोबारा से क्रिएट किया, क्योंकि एक डिलीट टेबल भी, जब एक बार बन जाती है तो दोबारा से नहीं ड्रॉप बनती ना। की जगह डिलीट भी लिख सकते हैं? नहीं, डिलीट टेबल को डिलीट नहीं करता, डिलीट डाटा को डिलीट करता है। अच्छा अच्छा, डिलीट अगर अंदर के डाटा डाटा को को डिलीट करेगा, पर स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर वहीं पे रहेगा। पर ड्रॉप ओके क्या ओके करता है? ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल को डिलीट हटा देता है। क्लियर? ओके, क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सिर्फ वीडियो डाल देना, आप अपलोड कर देना हाँ हाँ कल वीडियो डाल वाली दूंगा। आज की दिन। ठीक है ऑलराइट, चलो वीडियो डालूंगा फिर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी पारस अब अपनी तैयारी करना, जितने 2-3 क्लास जो हुई है तुम्हारे पास अब 5 दिन का टाइम है। अगर रोज ईमानदारी से 1 घंटा भी पढ़ लोगे ईमानदारी से, तो तुम जी। सारा प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ जी सर, वो बस अब मैं स्टार्ट करूंगा, कल फाइनल हो जाएगा हमारे यहाँ, उसके बाद मैं हाँ मतलब हाँ शुरू तो आज से कर दूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है। जी तो नेक्स्ट क्लास तक सब कुछ करते हुए लेके आना, प्रैक्टिस सारा पूछूंगा कि जी क्या क्या जी। पढ़ा आप लोगों ने। हाँ जी सर। हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था, जो अंकुश भाई है ये